बात करने वाले हैं भारत के संविधान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, संविधान के 50 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये इस बात की गलतफहमी कतई नहीं रखिएगा कि सिर्फ ये 50 अनुच्छेद पढ़ने हैं और याद रखने हैं। संविधान में और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमें पढ़ने हैं, याद रखने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो 50 आर्टिकल बताने वाला हूं जिनको कम से कम हमें याद करना ही है। समझ गए आप लोग? और ये मेरा नजरिया है। अब सब लोगों का अपना अपना, उनको लगता है कि नहीं ये वाले अनुच्छेद से तो ये वाला ज्यादा जरूरी लगता है हमको, तो वो आपका नजरिया है, ठीक है। मैं अपने तरीके से, अपने नजरिए से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जो इतने साल का मेरा अनुभव रहा है पढ़ाने का, और जो पिछले सालों में मैंने देखे हैं पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हमें करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलो आज के सेशन की। पहला अनुच्छेद कौन सा हमें याद रखना है शुरुआत से ही? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है ना। यदि आप देखें तो आपको पता होगा कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, समूह नहीं है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये जो है ना, आप देखोगे संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये राज्यों का संघ है। और ये क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आधार पर भारत का पूरा संविधान और इस देश की प्रणाली चलती है। यहाँ एक सशक्त केंद्र है जिसके पास में पावर है, और सभी राज्य जो है एक प्रकार से उसके साथ शक्तियों को साझा करते हैं और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद, इसी में हमारे देश का नाम भी है और इसमें हमारे राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। यहाँ आपको 2-3 चीजें समझनी होती है। एक संघ, भारत संघ, एक दूसरा मतलब संघ का क्षेत्र, एक होता है भारत का राज्य क्षेत्र। इनमें क्या अंतर है? कई बार मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या क्या आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या आता है। फिर इसके बाद जो अगला अनुच्छेद आपके काम का है वो है 1 में ही अनुच्छेद 3, और ये जुड़ा हुआ है भारत में राज्यों के पुनर्गठन से, रीऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी राज्य का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करना हो या कोई नया राज्य बनाना हो, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना हो, तो ऐसा संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 से। मतलब अनुच्छेद 3 भारत की संसद को ये शक्ति देता है कि वो वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। और इसमें मैंने आपको फिदा वाला फॉर्मूला बताया है, जो बच्चे मुझसे पहले भी पढ़े हुए हैं उनको फिदा वाला फॉर्मूला मेरा पता है। इस फॉर्मूले के तहत किसी नए राज्य का गठन करना, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करना, किसी राज्य की सीमा में कमी करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सारा अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्ति दी गई है। और ऐसा संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, बिना उस राज्य की पर, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो राज्य मंजूर करे या वो परमिट करे या वो ऐसा चाहता हो, उसकी सहमति के बिना भी ऐसा हो सकता है। तो अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना हो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना हो, बिहार से झारखंड बनाओ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाओ, या इसके पहले के जितने भी राज्यों का हमने पुनर्गठन किया होगा ना, वो इसी अनुच्छेद से किया गया, अनुच्छेद 3 से, ठीक है। अनुच्छेद 3 में कुछ शर्तें भी है कि इस प्रकार का कोई विधेयक यदि लाना हो तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए, और उस राज्य के पास भेजा जाता है जिसका पुनर्गठन हो रहा है कि वो क्या चाहता है, उसकी सहमति जानने के लिए। अनुच्छेद 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 से शुरू होता है भारत के संविधान का भाग 3, लेकिन अनुच्छेद 12 में कोई मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार वाला भाग है। परंतु अनुच्छेद 12 में है क्या, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। दरअसल कई सारे बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता है कि राज्य की परिभाषा में क्या आता है और क्या नहीं। आप किसी भी मूल अधिकार को उठा के देख लीजिए, उसमें एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा, राज्य, स्टेट। राज्य फलाना नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, आपने पढ़ा होगा ना। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, है ना, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं करेगा। तो ये राज्य क्या है,
हम राज्य के अंतर्गत किस किस को माने, तो राज्य की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको अनुच्छेद 12 में मिलेगी। इसके अंतर्गत भारत में कार्यपालिका केंद्र की, विधायिका केंद्र की, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और स्थानीय प्राधिकारी, ये सब लोग राज्य की परिभाषा में आते हैं। न्यायपालिका को छोड़कर, जुडिशियरी को छोड़कर, ये सब राज्य की परिभाषा में। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि फलाना संस्था राज्य में आएगी कि नहीं आएगी, फलाना चीज राज्य में है कि नहीं, तो ये राज्य की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 12 में आपको मिलेगी, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। यहां तक ठीक। चौथा अनुच्छेद जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 13, ये भारत में माइलस्टोन एक प्रकार से, ये जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है। यही वो अनुच्छेद है जो भारत की न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। जितने भी आप देखोगे ना, चाहे वो कोई भी गोलकनाथ का केस ले लो, केशवानंद भारती केस ले लो, कोई भी ले लो, या किसी कानून को भारत की न्यायपालिका ने अवैध ठहराया हो, गैर कानूनी ठहराया हो, असंवैधानिक ठहराया हो, उसके पीछे की पावर यहीं से आती है। अनुच्छेद 13 को यदि हटा दें तो फिर न्यायपालिका किसी कानून का रिव्यू नहीं कर सकती। और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 13 को भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया है। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, हमारे 1973 की बात है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, उसका फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीजें, उनमें से एक अनुच्छेद 13 भी मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब 368 संविधान संशोधन का प्रयोग करके भी, संविधान में संशोधन करके भी भारत की न्यायपालिका की ये शक्ति नहीं छीनी जा सकती, इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। ठीक है। वैसे आप देखोगे कि भारत में जुडिशियल रिव्यू जैसा शब्द यूज नहीं हुआ है। एक शब्द जो आपने बार बार पढ़ा होगा, और वो शब्द है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से भी जानते हैं। ये शब्द आपको संविधान में नहीं मिलेगा। ये ऐसा माना जाता है कि अमेरिका से लिया गया, वहां पर ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, पर हमारे यहाँ ये अनुच्छेद जुडिशियल रिव्यू से ही जुड़ा हुआ है। अब वर्तमान स्थिति क्या है ये भी बता देता हूं। वर्तमान, पहले तो इसमें यह लिखा था अनुच्छेद 13 में कि यदि कोई कानून मूल अधिकार मतलब भाग 3 का उल्लंघन करता है या आपके मूल अधिकार में कमी या कटौती करता है, तो न्यायपालिका उस कानून का रिव्यू कर सकती है और उसको शून्य घोषित कर सकती है। वर्तमान स्थिति यह है कि न्यायपालिका सिर्फ भाग 3 या मूल अधिकार नहीं, भारत के संविधान का कोई भी हिस्सा जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, उसको लेकर कानून का रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है और उसको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है। तो आप चाहे तो नोट भी करते, चाहे अगर आपके साथ पास में कॉपी पेन हो तो जो मैं आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके काम के हैं, आप चाहे तो उन्हें नोट भी कर सकते, लिखते जाइए। भाई ज्ञान तो ऐसा है कि आज पढ़ा और कल निकल जाएगा दिमाग से, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने पास नोट डाउन करके रखें ताकि आप उनको रिवाइज करते रहें, और रिवाइज करते रहेंगे तो एक समय के बाद आपके दिमाग में वो चीजें फिक्स हो जाती है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ये 4 आर्टिकल मैंने बता दिए जो आपको भारत के संविधान के याद रखने। इसके बीच में कुछ आर्टिकल और भी हैं, पर वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट है, इनसे कम है। चूंकि मुझे सिर्फ 50 आर्टिकल निकालने थे तो मैंने ये निकाले हैं, पर इसके बीच में भी आपको अनुच्छेद 2 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 9 इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, पर जो मैं आपको काम की बात बता रहा हूं। चलिए 4 हो गए। 5वां अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष। ये भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है, रूल ऑफ लॉ। यहां से समता का अधिकार शुरू होता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। भाई राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा कानून को, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप गरीब आदमी हो, चाहे आप कोई भी हो,
कानून की नजर में सब बराबर है ना, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में सबको बराबरी का दर्जा दे देता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून के सामने सब बराबर है, कानून किसी में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, आ गया समझ में। आर्टिकल 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16। भारत के संविधान में ये जो अनुच्छेद है ना, अक्सर ये विवाद का विषय भी बन जाता है। ये अनुच्छेद भारत में देता है अधिकार राज्य को कि वो कुछ ऐसे लोग, नागरिकों के ऐसे समुदाय जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पक्ष में कुछ सीटों का आरक्षण कर सकता है। और यहीं से भारत में आरक्षण भी आता है। अनुच्छेद 16(4) ले लो, 16(5) ले लो ना, ये सब हम लोग पता ही है। तो यहां से लोक नियोजन में अवसर की समता, 7 आधार है। 7 आधार कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास। इन 7 आधारों पर राज्य किसी भारतीय नागरिक के साथ लोक नियोजन में, मतलब सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकता, सब बराबर होंगे। तुम महिला हो चाहे पुरुष हो, तुम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति के हो, अगड़े में आते हो, पिछड़े में आते हो, किसी में भी आते हो, तुम सब बराबर हो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको पता है मंडल केस और बहुत सारी इंदिरा साहनीवाद, और यहाँ से पदोन्नति में आरक्षण, और ये चलता ही रहता है। ये वो आर्टिकल है जो लगातार चर्चा में बना रहता है। फिर अनुच्छेद 19 में आ जाओ। अनुच्छेद 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अनुच्छेद 17 भी इंपॉर्टेंट है। और अभी 2 साल पहले अनुच्छेद 17 से क्वेश्चन भी यूपीएससी पीटी में आ गया था, अस्पृश्यता वाला, अनटचेबिलिटी वाला मूल अधिकार, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर 19 बहुत है। ये भारत के नागरिकों के लिए है, सिर्फ भारत के नागरिकों। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई, पहले 7 थी। आपको पता ही है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, इधर उधर आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की भारत में स्वतंत्रता, या कोई भी वृत्ति, पेशा, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, और खास करके इसके अंदर जो युक्त निर्बंधन है, हर एक अधिकार के बाद कुछ आपको, ठीक है, रोका भी गया है, आपके अधिकारों पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई है, जिन्हें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर पढ़िएगा। युक्त निर्बंधन पढ़ना बहुत जरूरी है। 19 बहुत जरूरी है, समझ गए आप लोग। अनुच्छेद 20 आपने पढ़ा होगा कि भारत में चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं कर सकते। याद होगा आपको, एक संविधान का अनुच्छेद 20 के द्वारा दिया गया मूल अधिकार, और एक 21 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार। इन 2 मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में आप निलंबित नहीं कर सकते। इसी से आपको इनका महत्व समझ में आ जाएगा कि अगर हम पूरे भाग 3 के सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं कर सकते, तो फिर कुछ बात तो होगी इनमें, कुछ तो इनकी खासियत होगी, कुछ तो इनका महत्व होगा, है ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराधी, दोषी सिद्ध किया जाता है, ठहराया जाता है, तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। कोई भी कानून को पुरानी डेट से लागू नहीं कर सकते, और उसको दंड नहीं दे सकते, उसको तय सीमा से ज्यादा दंड नहीं दे सकते, एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दे सकते, 2 बार द्वैत दंडादेश नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये कुछ अधिकार है जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, ये नागरिकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे आप भारतीय हो, चाहे आप भारत में कोई विदेशी हो, सबको ये मूल अधिकार भारत में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अनुच्छेद 21, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो वर्तमान में यही हो गया है। आप देखोगे ना, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस अधिकार को जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी, इसमें मतलब बहुत सारे अधिकार शामिल कर लिए।
जो संविधान में लिखे नहीं है, पर न्यायपालिका का ये मानना है कि ये अधिकार तो प्राण की स्वतंत्रता में शामिल है, ये अधिकार तो दैहिक स्वतंत्रता में आते हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, ये तो इसी में आता है ना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बहुत सारे अधिकारों को इनमें शामिल कर लिया। तो अनुच्छेद 21 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में लगातार आ रहे हैं, अगर आप देखो तो पीटी में भी आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस मूल अधिकारों से पूछे हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस मूल अधिकार से आए हैं वो ये है। तो इसको कभी छोड़िएगा नहीं, है ना। आप देखोगे ये बात है 2012 की। 2012 में जो यूपीएससी का मेंस हुआ था, तो उसमें तो सिर्फ ये पूछ लिया गया था कि अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार शामिल कर लिए न्यायपालिका ने, बस उनका नाम लिख दो। इसके अलावा थोड़े दिन पहले जो बच्चों के बीच में वो क्वेश्चन काफी लोकप्रिय भी हुआ, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बच्चों को संविधान में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, संविधान से तो और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर एक यही क्वेश्चन को क्यों रटे हुए घूम रहे हैं, क्योंकि उनका इससे रिलेशन, उनको लेना देना है इससे। पसंद से शादी करने का मूल अधिकार, अच्छा ऐसा भी कोई मूल अधिकार है, कहां आता है? अनुच्छेद 21 में आता है, ये तो सबको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में अनुच्छेद 21 को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस आर्टिकल को जितना डेप्थ में पढ़ सकते हो, जितना गहराई में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आपको पता है भारत में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के भी कुछ अधिकार हैं। अगर किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसके भी अधिकार है कि भाई उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है, गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ते हैं, पसंद का वकील करने का अधिकार दिया जाता है, ये अधिकार उसको दिए गए हैं। यदि किसी को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, मतलब अपराध होने से पहले, तो उसके भी अधिकार हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। सेशन लाइव ही चल रहा है ना, रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें बहुत सारा रास्ता तय करना है और समय बहुत कम है। 50 अनुच्छेद बताने हैं मुझे आपको, 1 मिनट भी अगर मैं एक अनुच्छेद में लूं तो 50 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। तो देखो ये हो गया अनुच्छेद 22, और इसके बाद में अब जो अगला अनुच्छेद है, वैसे 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 25 में धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, बट जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं वो है 32। अनुच्छेद 32 को क्यों कहा था डॉक्टर आंबेडकर ने इस संविधान की हृदय और आत्मा? हृदय और आत्मा कहने का कारण सीधा सा, क्योंकि इस एक अनुच्छेद को निकाल दे तो पूरा मूल अधिकार बेकार हो जाएगा, और पूरा मूल अधिकार वाला भाग बेकार हुआ तो संविधान बेकार हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, हनन होने पर जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको अपील के जरिए जाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता, ये आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि मूल अधिकारों को पाने का अधिकार अपने आप में मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो आपको जो है 5 प्रकार की रिट जारी करके राहत प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, पता है हमको, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्यो वारंटो। तो इस तरह से अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा, आपको पता है। फिर आ जाओ अनुच्छेद 44। इसके बाद डीपीएसपी हमारा भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व शुरू हो जाता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। बीच में भी कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जैसे 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको लिस्ट में बता रहा हूं वो है 44। यहां से क्वेश्चन आया है। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना 50 आर्टिकल्स की, ये आप मान लीजिए कि पिछले 15 सालों में यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं और स्टेट पीसीएस में जिन आर्टिकल्स को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, जहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि क्वेश्चंस तो और भी आर्टिकल से आए, जैसे 17 से आया था, मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले।
तो अनुच्छेद 44 भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, इसको सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देते हैं कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा, उसके आगे समझते नहीं है कि ये जरूरी क्यों है, ऐसा संविधान में क्यों कहा गया है राज्य को करने के लिए, एक समान नागरिक संहिता आ जाने से भारत में क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी यहां से पूछा था कि वो बाधक तत्व कौन से हैं जिनकी वजह से भारत में एक समान नागरिक संहिता बन नहीं पा रही है। भारत के संविधान को बने को कितने साल हो गए? 1950 में भारत का संविधान बना था, 74 साल संविधान बने को हो चुके हैं। 74 सालों में भी हम एक समान नागरिक संहिता नहीं बना पाए हैं इस देश के नागरिकों के लिए। वास्तव में कारण जो है बहुत कमाल के रहे होंगे। ऐसे कारण क्या हैं जो ये नहीं करने दे रहे हैं हमको, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और आप मेरी बात, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सिर्फ आर्टिकल्स को लिख के काम नहीं चलेगा कि सर ने बोला था ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है पता करना, उसको डीप में पढ़िएगा। जितने आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं ना, बता रहा हूं, उनको और अंदर तक गहराई से पढ़ना है सारे आर्टिकल्स को। तो अनुच्छेद 44 पढ़िएगा भाग 4 में। फिर अगला यहाँ से क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी प्री में, अभी क्वेश्चन आया था 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 के पीटी में आया था, 2022 के आसपास क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 50 से, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, भारत के संविधान के मूल ढांचे में आता है। थोड़ा सा अगर आप चीजों को पढ़े हो या आपको ज्ञान हो, पता हो, तो हमारे देश में एक संविधान संशोधन पास हुआ था थोड़े समय पहले, 99वां संविधान संशोधन 2014। और 99वें संविधान संशोधन 2014 को जो एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से जुड़ा था, गठन से जुड़ा था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, शून्य घोषित कर दिया था। क्या आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के आधार पर उसको रद्द किया था? दिस वन, ये है वो आर्टिकल। न्यायपालिका का मानना था कि ये हमारे यहाँ जो संविधान में लिखा है ना कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा, ये उसका उल्लंघन करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना जरूरी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। तो ये क्वेश्चन मेंस में भी आया, पीटी में भी आया था, ठीक है। ये भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अगला है अनुच्छेद 51 क, ये है भाग 4 क। यहां से क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से इंदिरा गांधी सरकार ने ये भाग संविधान में जोड़ा था, जिसे हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से। मूल कर्तव्य बेसिकली जब संविधान में जोड़े गए थे 10 थे, वर्तमान में 11 है। और क्वेश्चंस यहाँ से प्री मेंस दोनों में आते रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा पुराने पेपर्स देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। और मूल कर्तव्य की खास बात है कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। सिर्फ भारत के नागरिकों से उम्मीद की जाती है इन कर्तव्यों के पालन करने की। जैसे कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है प्राप्त, वैसे ही ये मूल कर्तव्य सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। फिर आ जाइए, भारत के संविधान का भाग 5 शुरू होता है संघ, अनुच्छेद 52 से। और अनुच्छेद 52 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अनुच्छेद भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। 52 में लिखा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। हम कहते हैं ना भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका प्रमुख है, कहाँ लिखा है? 52 में लिखा है। तो आर्टिकल 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का पद यहीं से सृजित हुआ है। अनुच्छेद 61, हालांकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें जो पढ़ना है वो 61 महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना हो पद से 5 साल के पहले, तो आप सबको पता है इसके लिए एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग के नाम से जानते हैं, इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को आप इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको कई बार बताया है।
पहली बात तो संविधान का उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग को लगाना हो तो किसी भी सदन में शुरुआत कर सकते हैं 2 शर्तों का पालन करके। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दो और कम से कम 25% सदस्य उस सदन के प्रस्ताव को लाने के लिए राजी हो जाए। फिर किसी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, बहस होगी, वहां की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित से पास होगा। दूसरे सदन में जाता है, वहां एक जांच समिति का गठन होता है, जांच समिति रिपोर्ट सौंपती है, फिर उस सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और तब जाके राष्ट्रपति हट जाते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ये महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट है। कई सारे स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, महाभियोग पूछ लिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, भी एमपी में आया था, पिछले साल ही आया था, महाभियोग पूछ लिया था भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 64। आप सभी को पता है कि भारत में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को लेके जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा 64 में। इस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा को अपना सभापति चुनने की जरूरत नहीं है, उपराष्ट्रपति ही इस पद पर काम करते हैं और उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कोई काम नहीं है। जब राष्ट्रपति पद पर ना हो तो वो कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेट पीसीएस का फेवरेट है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को, वो सजा पाए गए व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण आदि की जो है दे सकते हैं, है ना। वो उसके दंड को माफ कर सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, दंड में कमी कर सकते हैं, सजा की मात्रा में कमी कर सकते हैं, दंड की प्रकृति में कम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरी सजा दे सकते हैं, ऐसा सब हम पता है। मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं यहाँ तक की। तो अनुच्छेद 72 को ध्यान से पढ़िए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पर है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को है। उनको लगता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग जो है ना वो राष्ट्रपति मन से करते हैं। ये नहीं है। किसी को माफ करना हो या नहीं करना हो ये भी मंत्रिपरिषद ही तय करती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो ये काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया अनुच्छेद 72। अगला है अनुच्छेद 74, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कैसे पता चलेगा कि संसदीय प्रणाली है, तो वो ये है 74-75। केंद्र में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति इसी परिषद की सलाह से काम करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि भारत में दोहरी कार्यपालिका है। भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक कार्यपालिका है। कैसे बोलते हैं कि सारी शक्तियां इनके हाथ में? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जिस मंत्रिपरिषद को हम देखते हैं, इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। ये मंत्रिपरिषद 3 तरह के मंत्रियों से बनती है। यहीं पर कैबिनेट भी समझ लो तो अच्छा है। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? फिर अनुच्छेद 75 पे आ जाओ, 75 में मंत्रियों के बारे में सारे उपबंध, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, सब कुछ आपको मिलेगा। कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, और कभी भी हटा सकते हैं पीएम के कहने पर। सारे मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। पूरी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मंत्रियों के बारे में सारे आपके प्रावधान इसी अनुच्छेद में 75 में, अनुच्छेद 75 में, ठीक है। ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है अनुच्छेद 79। हालांकि बीच में महान्यायवादी भी पड़ता है 76 में, बट फिर भी इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं ज्यादा ही। तो 79 यहां है संसद का गठन। 79 के अनुसार भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। इसमें एक अंग राज्यसभा है, एक अंग लोकसभा है
और एक अंग भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। तो ये 79 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। राज्यसभा की संरचना 80 में है और लोकसभा की 81 में है। तो इसके बाद दो बैक टू बैक और याद रख लेना, अपर हाउस लोअर हाउस। फिर आता है इंपॉर्टेंट 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद। भारत की लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, स्पीकर जिसको कहते हैं, इसके बिना लोकसभा नहीं हो सकती। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपको मिलेगा 93 में। ठीक है, कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दोनों का पद महत्वपूर्ण है। कभी अगर आप ध्यान से लोकसभा के अध्यक्ष के पद को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका की रोल होता है भारत की संसदीय प्रणाली में। कई लोग इसको हल्के में लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, वहां बैठा रहता है, ऊपर बैठक ही तो चलाता है। जी नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। कई सारी पावर्स है जो उसके पास में बहुत बड़ी बड़ी है, कि वो तय करता है विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की तो वो अध्यक्षता करता है ना। कोई भी मामला हो दल बदल से जुड़ा हुआ लोकसभा का तो वो निर्णय लेता है। कई सारी शक्तियां हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लोकसभा के अध्यक्ष के पद में। तो लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का होता है भारत में, और जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है, ये भी आपको पता होगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त होता है, बहुत बड़ा पद माना गया है ये। चलो, तो यहां तक हम समझ गए। अब बात करेंगे अनुच्छेद 108, अगला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है 108। दोनों सदनों की कुछ दशाओं में, हमारे जो दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा, कुछ दशाओं में इनकी संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बुलाई जा सकती है और वो राष्ट्रपति करते हैं। पूछा भी गया है कई जगह संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की बुला सकते हैं। आमतौर पर जब किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध हो जाए, दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, डेडलॉक हो जाए, विधेयक पास नहीं हो पा रहा हो, तो फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर उस विधेयक को पारित करवा लिया जाता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अगर वो उपस्थित ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और वो भी उपस्थित ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। समझ गए? और वैसे भी संयुक्त बैठक सिर्फ विधेयक पर नहीं बुलाई जाती, कुछ और मामलों में बुलाई जाती है। जैसे कोई खास देश का राष्ट्राध्यक्ष आया है हमारे देश में, विशेष अतिथि, तब भी बुला सकते हैं। आमतौर पर संसद का जो पहला सत्र होता है, साल का बजट सत्र, वो संयुक्त बैठक से शुरू होता है। नई लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहला सेशन होता है वो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक तरह से आपने देखा होगा कि हमारा रिवीजन भी हो रहा है। इन आर्टिकल्स को पढ़ने के फायदे क्या है कि हम लोगों का रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, है ना। काफी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और बहुत सारी चीजें दिमाग में निकल गई होंगी तो वापस आ रही होंगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाइक करो भाई, इसी बात पर सेशन को लाइक कर दो जिन बच्चों ने नहीं किया हो। ठीक है, चलो, सबने कर दिया। अगला है अनुच्छेद 110 धन विधेयक, मनी बिल। कौन सा विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, मनी बिल माना जाएगा नहीं? 109 में आपको धन विधेयक के बारे में मिल जाएगा, 110 में धन विधेयक से जुड़ी विशेषताएं मिल जाएंगी कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे भारत की संचित निधि से पैसा निकालना हो, जमा करना हो, किसी टैक्स को कम करना हो, हटाना हो, परिवर्तन करना हो, नया टैक्स लगाना हो, ये सब धन विधेयक से जुड़े हैं। तो धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में मिलेगा। ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप नहीं ला सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, वहां से 14 दिन तक रह सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
हद से हद 14 दिन तक रखे। और पिछले कुछ सालों में अगर आप थोड़ा सा पीटी के पुराने पीवाईक्यूज देखोगे, यूपीएससी पीछे पड़ा हुआ है धन विधेयक के। इस बार भी आया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बच्चों को दिख रहा है सामने कि यूपीएससी धन विधेयक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पढ़ते क्यों नहीं अच्छे से? धन विधेयक से जुड़े हुए प्रावधान, धन विधेयक की प्रक्रिया बार बार आ रहा है। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां धन विधेयक को लेकर, कि धन विधेयक में लोकसभा की शक्तियां क्या है, राज्यसभा की शक्तियां क्या है, धन विधेयक को लेकर राज्यसभा क्या क्या कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती, बहस कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। तो धन विधेयक को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा है। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है मनी बिल को लेकर। चलो अगला आर्टिकल है 112। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है ना। इसको हम लोग है ना बजट, इसी को संविधान में क्या कहा गया जानते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। और ये आमतौर पर वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, और पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में रखा जाता है। बजट के पारित करने के चरण भी आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके ऊपर बहस होती है, 3-4 दिन की बहस होती है, फिर उसके बाद समितियों के पास चला जाता है, फिर वापस आता है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। और इस तरह से बजट पास करना भारत में एक लंबी प्रक्रिया है। तो बजट आपको मिलेगा केंद्र का 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण में। फिर अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 में, कि यदि संसद सत्र में ना हो और किसी कानून की सख्त आवश्यकता पड़ जाए, अभी कोई कानून हमको चाहिए, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करके उस विषय पर कानून बना सकते हैं। आमतौर पर इस तरह का कानून टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। टेम्परेरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको संसद से पास कराना पड़ता है। संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको पास करना होता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? मतलब क्या पूछ लिया था यूपीएससी ने? यूपीएससी ने पूछ लिया था एक अध्यादेश मैक्सिमम, अधिकतम कितने समय तक हो सकता है। अब कुछ बच्चों ने उसमें 6 महीने करे, कुछ बच्चों ने उसमें 6 सप्ताह करा, कुछ ने 2 महीने, कुछ ने 3 महीने, कुछ ने कहा निश्चित नहीं कह सकते। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, तो एक अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक रह सकता है। कितना ही खींच लो आप, हर परिस्थिति में, इससे ज्यादा नहीं। 6 महीना 6 सप्ताह से ज्यादा कोई अध्यादेश जीवित नहीं रह सकता, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपको पता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक जो छोटा सा शब्द है अध्यादेश, और ये बहुत क्वेश्चन बनाता है। यहां से सबसे पहले तो ये कि भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले कब मिली? तो सबसे पहले 1861 के काउंसिल एक्ट से, ठीक है, ये शक्ति दी गई थी वायसराय को, कैनिंग के पास आई थी। भारत के संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई। कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, बस आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं तो आपका काम आसान कर ही देता हूं, है ना। देखो, एक अच्छे टीचर से पढ़ना इसलिए फायदेमंद है कि वो आपका बहुत मेहनत बचा लेता है। जो चीज आप 10 किताबों में पढ़ के और प्राप्त करोगे, वो एक अच्छा टीचर आपको जो है 2 घंटे के अंदर अंदर दे देगा। तो इसीलिए हमेशा ना गुरु का महत्व यही है। ऐसा नहीं कि ये चीजें आप खुद से नहीं कर सकते, पर अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो आपका ये काम बहुत आसान कर देता है। ठीक है, चलो अगला है अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन इस अनुच्छेद से होता है ना, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें वर्तमान में 34 जजेस
न्यायाधीश हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट की संरचना, ये सब आपको यहां मिल जाएगा 124 में। आप पढ़ते हो ना, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। तो 124 से लेकर 147 तक अनुच्छेद सारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट का काम है, मामला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत है, शीर्ष अदालत है। अब 124 के बाद 143 बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी शक्ति है जो किसी न्यायालय के पास नहीं भारत, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ खास मामलों पर, मामले लोकहित से जुड़े होते हैं, कानूनी दाव पेचों से जुड़े होते हैं, ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, केवल सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सलाह लेना देना वो बहुत सारा लंबा टॉपिक है, पर ये शक्ति आपको पता होनी चाहिए। 143 इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से। तो आर्टिकल 143 याद रख लेना। फिर जिस आर्टिकल को हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको बच्चे आमतौर पर प्यार से शॉर्ट में कैग बोलते हैं या CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए प्रावधान 148 से 151 में 4 अनुच्छेदों में है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझे किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़े जो इस संविधान के तहत बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो मैं चुनूंगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्यों भाई? क्योंकि आम जनता के द्वारा दिए गए पैसों का, धन का, टैक्स का, ये एक एक रुपए का हिसाब रखता है। यही वो व्यक्ति है जो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को ऐसे ही सरकार के द्वारा लुटाने नहीं देता, गड़बड़ नहीं करने देता, रोक के रखता है उनको, मनमानी नहीं करने देता। तो CAG बहुत इंपॉर्टेंट है। CAG की नियुक्ति, इसका कार्यकाल, इसकी शक्तियां, इसके दायित्व, इसकी भूमिका, इसकी सीमाएं, सब कुछ CAG में आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बोल रहा हूं कि आप खाली ये पढ़ लो कि आर्टिकल 148 में CAG की नियुक्ति है, इससे जुड़े हुए सारी चीजों को समझेगा। अगला है 155, राज्यपालों की नियुक्ति। भारत में जिसे केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, है ना, वैसे ही आप देखोगे कि राज्यपाल जो हैं वो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हैं। परंतु भारत में राज्यपाल को चुनाव नहीं किया जाता, निर्वाचन नहीं होता, इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इस मामले में भारत थोड़ा सा अलग हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, वो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख भी है और वो केंद्र का एजेंट भी है, प्रतिनिधि भी है। तो इस तरह से 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल का पद है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, देखो ये जो भाग है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये भाग जुड़ा है राज्य से 6, संघ कहां है? संघ है भाग 5 में, केंद्र के प्रावधान भाग 5 में है और राज्यों के भाग 6 में है। आमतौर पर आप देखोगे कि भारत में केंद्र और राज्यों में लगभग सेम प्रणालियां हैं। केंद्र में संसदीय प्रणाली, राज्यों में संसदीय प्रणाली। केंद्र में एक नाम मात्र के विधायक और जो है कार्यपालिका राज्यों में भी है। केंद्र में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राज्यों में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, वहां महान्यायवादी, यहाँ महाधिवक्ता, सब कुछ आप देखोगे। वहां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वहां मंत्रिपरिषद, यहाँ मंत्रिपरिषद। याद रखना बहुत आसान है, आपको 89 का फॉर्मूला याद रखना है। क्या समझे? 89 का फॉर्मूला क्या है? 89 का फॉर्मूला ये है कि जो अनुच्छेद भाग 5 में है, लगभग वैसा ही अनुच्छेद, सब में तो नहीं बोल रहा हूं कि सारे में, पर बहुत सारों में 89 ऐड करके राज्यों में भी आ जाएगा। जैसे 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, इसमें 89 प्लस करो तो 161 आ जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। अब बच्चों को एक आर्टिकल याद रखना है, 2 नहीं, अपने आप हो जाएगा। फिर आप देखो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, 89 प्लस करो
तो 165 में महाधिवक्ता आ जाता है राज्य का। फिर मैं कह रहा हूं कि सारों में ऐसा नहीं है, पर ऑलमोस्ट आपको इस तरफ के सारे अनुच्छेदों में 89 से काम चल जाएगा। जैसे आपको देखो, राज्य केंद्र की मंत्रिपरिषद 74 में है, 89 प्लस करो। राज्य की मंत्रिपरिषद 163 में है, प्रधानमंत्री का पद 75 में है, 89 प्लस करो तो मुख्यमंत्री का पद 164 में है कि नहीं? अब इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ। भाग 5 और भाग 6 को कनेक्ट करके बाय 1 गेट 1 फ्री वाली स्कीम चल रही है, लेना हो तो लो, है कि नहीं है? देखो, सब में तो नहीं बोल रहा हूं कि सब में ऐसा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम में आपको ये चीजें मिल जाएगी। काम के सारे अनुच्छेद तो कवर हो ही जाएंगे। चलो, तो इस तरह से 89 का फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की तुलना भी आती है ना, ध्यान रखना। राष्ट्रपति को, हालांकि आप सबको पता है, मृत्युदंड को भी क्षमा करने की ताकत है। राज्यपाल किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, बाकी राज्यपाल भी क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण का काम तो करते ही हैं। यहां तक कि राज्यपाल किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को कम कर सकते हैं, है ना, मतलब उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम, परिहार, लघुकरण कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, जिसको अनुच्छेद 72 के साथ में जरूर तुलना करिएगा। अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद है। भाई, राज्य में भी एक मंत्रिपरिषद है, जिसे केंद्र में है, वहां पर राष्ट्रपति को सलाह देती है, यहाँ राज्यपाल को सलाह देती है। मंत्री वहां भी 3 तरह के हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, और यहां भी वही 3 तरह के मंत्री परिषद में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 163। फिर अनुच्छेद 164 मैंने बताई दिया आपको पहले, इसमें मुख्यमंत्री आ जाएगा। 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन, एक अनुच्छेद जो बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है भारत में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है, राज्यसभा, लोकसभा, परंतु राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों में विधानसभा होती है, और ऐसा ऑप्शन दिया है कि अगर कुछ राज्य चाहें, ये विकल्प है, तो वो अपने यहाँ एक उच्च सदन, एक अपर हाउस विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित राज्य को, कि जिसको विधान परिषद चाहिए, उसको अपने विधानसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है, और वो प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद अगर साधारण बहुमत से उसको अप्रूव कर दे, तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन हो सकता है या हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आपको पता भी होगा ये चीज। ये उच्च सदन होता है। कई बार विधान परिषद और विधान परिषद की जो संरचना है बहुत पूछी जाती है। इसकी संरचना बड़ी विचित्र है, इसका निर्वाचन बड़ा अनोखा है अपने आप। 1/3 सदस्य पंचायत और नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 सदस्य वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो चुनते हैं, और 1/12 सदस्य वहां पर टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे विधान परिषद का गठन होता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा और जटिल सा है। तो विधान परिषद का चुनाव, संरचना, सृजन, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और विधान परिषद की विधानसभा के साथ तुलना, कि विधानसभा और विधान परिषद में कौन पावरफुल है। अगला है अनुच्छेद 213, जो आपके काम का है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, हर मामले में 89 का फॉर्मूला नहीं चलता। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, और राज्यपाल की 213, मतलब यहाँ 89 नहीं, यहाँ 90 का अंतर आ गया। हर जगह 89 मत लगा देना, वरना बाद में बोलोगे सर आपने तो हमको फंसा दिया, आपकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, हमने 89 प्लस किया, आंसर गलत आ गया। तो यहाँ 90 का अंतर है, 123, 213। तो जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं संघ सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, वैसे ही राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सेम पावर, सेम इफेक्ट, सेम टेन्योर, ड्यूरेशन भी वही है।
वहां भी 6 महीने 6 सप्ताह तक चल सकता है अधिकतम, यहाँ भी 6 महीना 6 सप्ताह तक चल सकता है। अभी एमपी में तो कुछ समय पहले क्वेश्चन भी आ गया था, राज्यपाल के अध्यादेश का जारी करने की शक्ति पिछले साल आया है। तो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते रहते हैं यहां से। फिर 214 में है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 214 कहता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि 7वें संविधान संशोधन के बाद ये व्यवस्था भी की गई है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट, संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक ही हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से व्यवस्था हो सकती है। तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था, जैसे वहां 124 में सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ 214 में हाई कोर्ट है ना, ये सब क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। फिर 226 जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति में अंतर है। ये बात आपको पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में रिट जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, ओनली फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट जो है ना, वो किसी भी अधिकार में रिट जारी कर सकता है, चाहे मूल अधिकार हो या ना हो। किसी भी संवैधानिक अधिकार को लेकर आप हाई कोर्ट के पास चले जाओ और उसको रिट जारी करने की पावर है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का पावर, शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब बच्चों को तो क्या माइंड में लग रहा है कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा होता है, क्वेश्चन पूछ लिया कि किसकी रिट जारी करने की अधिकारिता व्यापक है, मतलब कौन ज्यादा मामलों में रिट जारी कर सकता है, तो बच्चों को क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा होता है। नहीं, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर। बट एक अंतर और बताऊं मैं आपको, एक अंतर और बता देता हूं, और वो अंतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जाने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 32, ये आपका फंडामेंटल राइट है भाई साहब। अनुच्छेद 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनने से मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट कर सकता है, भले मूल अधिकार का मामला हो। मतलब आपका कोई मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, आप हाई कोर्ट गए, 226 के तहत ऑप्शन दोनों है, हाई कोर्ट मना कर सकता है नहीं करना, भले मूल अधिकार हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका मूल अधिकार नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। आगे रिट वही है 5 तरह की, 5 तरह की, वही बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्याहार, रिट वही है। और इस साल भी एक क्वेश्चन रिट से आया था। अच्छी बात तो यह है कि मैं 2024 में आपको ये पढ़ा रहा हूं, और 2024 के प्री में ही क्वेश्चन यहां रिट से इस बार आ गया था। कौन सी रिट आई थी? प्रतिषेध आई थी या उत्प्रेषण आई थी? अब ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि रिट कौन सी आई थी, उत्प्रेषण आई थी शायद, या प्रतिषेध, कौन सी आई थी? यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन किस रिट का आया था, प्रतिषेध या उत्प्रेषण? प्रतिषेध। चलो ठीक है, प्रतिषेध से आया था, तो क्वेश्चन तो आया था ना, यहां तो मुझे याद है अच्छे से। तो रिट तो इंपॉर्टेंट है, रिट से क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे तुम किसी भी साल चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, अब देखो इसके बाद आर्टिकल 239A, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली जो भारत में ना केंद्र शासित प्रदेश, भारत की राजधानी, इसको हम एनसीआर बोलते हैं आजकल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसके बारे में विशेष उपबंध है। आपने देखा होगा दिल्ली की अपनी एक विधानसभा है 70 सदस्यों की, वहां एक मुख्यमंत्री है, वहां मंत्री परिषद है, वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये सारे प्रावधान जो है ना आपको 239A में मिलेंगे। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा वाले, या विधानसभा किसी केंद्र शासित प्रदेश में बनानी हो, यह आर्टिकल काम आएगा।
पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब में आपके काम आए। तो आर्टिकल 239AA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 243 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 9, भाग 10, भाग 11, ठीक है, भाग 9, भाग 9 क और भाग 9 ख, 10 11 नहीं, 9 क 9 ख, ये 243 से जुड़े हुए रहे। 243 में भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 क में नगर पालिका है, मतलब भाग 9 क में 243 में ही आ गया, देखो ओ तक, ठीक है, 243 से लेके 243 ओ तक आपको जो प्रावधान है वो पंचायतों के हैं। 243 पी से लेके जेड जी तक ये आपको मिल जाएंगे नगर पालिका में। फिर उसके बाद सहकारी समिति वाला भाग 9 ख, तो ये हो गया आपका 73वां संविधान संशोधन, ये हो गया आपका 74वां संविधान संशोधन, और ये हो गया आपका 97वां संविधान संशोधन, है ना। 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, तो ये भाग 9 में मिलेगा। 9 क में आपको मिल जाएगा नगर पालिका जो 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 243, और यहां से तो बहुत ही क्वेश्चन आते पंचायती राज वगैरह से। 249 राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति। आपको पता है कि वैसे तो भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, पर कुछ विशेष मामलों में राज्य की सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। उसमें से एक है 249। 249 को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आपको बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा की विशेष पावर से भी जुड़ा है। जानते हो आप ये बात? यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो क्या आप जानते हो कि संसद किसी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? करना क्या है? राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देना है, और उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा, जो नॉर्मली नहीं होता। तो ये 249 हो गया। 263 अंतरराज्यीय परिषद। वैसे मैं आपको बताऊं, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति 5 अलग अलग अनुच्छेदों में है। 249, 250, 252, 253 और 356, 5 आर्टिकल है। ये 5 अनुच्छेद अलग अलग परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत। अनुच्छेद 263 में एक इंटर स्टेट काउंसिल है, इसे हमारे यहाँ अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर, जिसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते। अंतरराज्यीय परिषद, सबको पता है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश पहली बार, सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट ARC ने की। कई बच्चों को तो पता ही नहीं है ये बात। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की सिफारिश की थी, हालांकि की नहीं गई। फिर सरकारी आयोग आया। सरकारी आयोग, जिसके अध्यक्ष जस्टिस RS सरकारिया थे, इसने भी अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की, और पहली बार भारत में इसी की सिफारिश पर, वर्ष याद रख लेना, 1990। 1990 में पहली बार भारत में एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ, और वो सरकारी आयोग की सिफारिश पर। एक संवैधानिक परिषद है। क्या करती है? केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम, एक तरीके से तनाव को कम करना, संबंध सुधारना, ये सब चीजें। तो ये 263 भी हो गया। अगला आर्टिकल है संचित निधि, 266 में है। क्या आपको पता है भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब जो पैसा जाता है हमारा, मुख्य रूप से कहां जाता है? वैसे तो भारत सरकार के 3 खजाने हैं। 3 खजाने कौन से? संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।
जितना पैसा भारत सरकार के पास आता है, जितना मतलब XYZ कहीं से भी आए, इन तीनों खातों में जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाता भाई। अगर वो संचित निधि में है तो ठीक है, नहीं तो वो आकस्मिकता निधि में होगा, नहीं तो वो लोक लेखा में होगा, बाकी कोई और पैसा कहीं नहीं जाता, एक पैसा भी नहीं। तो संचित निधि हमारा मुख्य खजाना है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, CFI। संचित निधि से पैसा निकालना हो तो कानून बनाना पड़ता है, संसद से पारित कराना पड़ता है, विनियोग विधेयक के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संचित निधि जिसमें हमारा टैक्स का पैसा सारा जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है कि भारत में केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय रूप से समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र राज्य में अच्छे संबंध हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, संतुलन बना रहे वित्तीय रूप से, तो एक वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, जिसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग का गठन 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में या कभी कभी 5 साल से पहले भी किया जाता है। ये एक संवैधानिक आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। अगर आप देखो तो भारत में संघवाद में वित्तीय रूप से बैलेंस बनाने का काम करता है। यदि वित्त आयोग ना होना तो हमारे यहाँ केंद्र राज्य लड़ लड़ के मर जाए, पैसों को लेकर छीना झपटी हो जाए। तो वित्त आयोग, अभी आपको पता है 15 वित्त आयोग अभी तक हो चुके हैं, हम सब जानते हैं ये बात। 16वां वित्त आयोग अभी होने वाला है। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार, भाई पहले एक मूल अधिकार हुआ करता, कभी कभी आपने देखा होगा कि आमतौर पर प्रमोशन होता है, पर कभी कभी डिमोशन भी हो जाता है, कभी कभी किसी का डिमोशन भी होता है। संपत्ति का अधिकार जो है ना, इसका डिमोशन हुआ। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 में आता था। फिर एक संविधान संशोधन आया जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, एकदम से इसके वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978, और सीधा डिमोशन हो गया, अनुच्छेद 31 से 300 क में आ गया। अब ये एक संवैधानिक, एक साधारण ऑर्डिनरी अधिकार बन गया। पहले मूल अधिकार था तो इसकी एक अलग ही पहचान थी, अलग ही महत्व था। रुतबा होता है भाई मूल अधिकारों का, वो रुतबा इससे छीन लिया, ठीक है। फिर अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, आपको इसको पढ़ के ना गूज बम्स आने चाहिए, यही तो है जहां जाना है। ऑल इंडिया सर्विसेज, भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हम सबको पता है। और अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना हो तो ये अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। अगर भारत में कोई नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना हो तो ऐसा संसद तभी कर सकती है जब अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। मतलब नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की चाबी लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास। सोचो, राज्यसभा, कभी कभी राज्यसभा भी लोकसभा से ताकतवर होती है। आमतौर पर तो लोकसभा ने राज्यसभा को अच्छा खासा दबा के रखा हुआ है, पर कभी कभी कहते हैं ना सबके दिन आते हैं, राज्यसभा के भी दिन आते हैं। तो ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है ना। आपको ध्यान रखना है 3 अनुच्छेद 67, 249 और 312 ले दे के राज्यसभा के पास ये 3 ही वो अधिकार है जो उसको थोड़ा सा खास बना देते हैं, कभी कभी लोकसभा से आगे कर देते हैं, ठीक है। चलो अगला है 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो हमारा यूपीएससी है, जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सब संवैधानिक आयोग हैं, कहते हैं ना संवैधानिक आयोग हैं। तो कहाँ है? 315 में। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग देश के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, सब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा, है ना। इनकी गठन, नियुक्ति, वो सब कुछ चीजें, अधिकार वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक संवैधानिक आयोग है। 324 के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसमें वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग की
बारे में आपको पढ़ना है, 324 में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। वर्तमान में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आपको पता है कि सीट जो है वो रिजर्व है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। आ रहा है समझ में? अनुसूचित जाति और जनजातियों को लोकसभा में कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, अनुच्छेद 16 लगा देते हैं। 16 के तहत लोक नियोजन में जो है आरक्षण है। आपसे कभी पूछ लेना कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण कहां से दिया है, तो अनुच्छेद 330 से दिया गया है। ये ध्यान रखना, इसी अनुच्छेद से आरक्षण का प्रावधान किया जाता है लोकसभा में एससीज और एसटीज के लिए, और इसी को संशोधित करके 10-10 साल में हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अनुच्छेद 352 भाग 18 से जुड़ा है, नेशनल इमरजेंसी आपको मिलेगी इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल है ना। दो राष्ट्रीय आपातकाल से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको तो पता ही है कि भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति एक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के आधार क्या है, इसकी जो है प्रक्रिया क्या है, कितने समय तक ये रह सकता है, संसद से कितने दिन में अप्रूवल लेना होता है, कैसे हटाया जा सकता है, और आपातकाल के केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा, है ना। है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये भी। अगला अनुच्छेद 356, राज्यों में आपातकाल बहुत पूछा जाता है, इसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, या कई लोग इसे राज्य आपात भी कहते हैं, संवैधानिक आपात भी कहते हैं। अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करे, या कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वहां पर शासन चलाया जाना संभव ना हो सके, तो फिर वहां पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये बहुत विवाद में भी रहता है, राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत विवाद होता है। आपको पता है राज्यों में कई बार मनमानी पूर्वक लगाया जाता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर कई सारे राज्यों में लगाया गया है पहले। इसको लेके केस भी हुआ है, बोम्मई, एसआर बोम्मई केस बहुत पूछा जाता है, एसआर बोम्मई केस इसी से जुड़ा है 356 से। और एक है 360, तीसरा आपातकाल कहाँ है, तीसरा आपातकाल अनुच्छेद 360 में, हालांकि आज तक लगाया नहीं गया और यहां से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अनुच्छेद 360, ठीक है, भाग 18 में ही आता है, तीसरे तरह का आपातकाल है, पर वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन नहीं आए हैं। 352 से आए हैं, 356 से आए हैं, और फिर 368 से तो बहुत ज्यादा ही आते हैं। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के मेंस के पेपर को देखिएगा, मेंस में अनुच्छेद 368 को बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि ये संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति ये अनुच्छेद देता है, भाग 20 में आता है, पर कहां तक कर सकती है संसद, यहीं से मूल ढांचा वगैरह सब जुड़ जाता है, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिल जाएगी। मैं ये 50 अनुच्छेद हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा बाकी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार होता ना कि बच्चे कहते हैं अरे सर आपने तो ये वाला नहीं बताया, वो वाला नहीं बताया, है और भी है, पर मैं सिर्फ 50 लेके आया। मैंने सोचा कि मैं आपको सिर्फ 50 आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। और हाँ, पढ़ना तो और भी है, लगभग 100 अनुच्छेद हैं जो आपको पढ़ना है, 110 के आसपास। बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो सारे ही है ना, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ना तो सारे ही हैं, पर 100-110 के आसपास है जो हमको याद रखने, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मंडे से, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। एक ऐसी चीज जो बच्चों को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते और यहाँ से क्वेश्चन पिछले कई सालों में आए हैं, हम देखेंगे उनको भी। तो हम लोग मिलेंगे मंडे को आंतरिक सुरक्षा वाले हमारे सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इतनी मेहनत के बाद आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर देंगे, सेशन कैसा लगा।
और लाइक कर देंगे सेशन को। जिन बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया है, आखिरी मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि नहीं लास्ट बॉल पे 6 मारना है, तो अभी भी कर दीजिए, ठीक है। जाते जाते लाइक कर दें। अगर आप इसको शेयर करिए, देखो बहुत सारे बच्चों को ये काम आएगा, आप इसको शेयर करिए। जितने भी आपके साथ ही जानने पहचानने वाले बच्चे ना, आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको थैंक यू ही बोलेंगे, उनको काम ही आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, नहीं किया हो तो। हम लोग फिर मिलेंगे। और हैप्पी वैली एकेडमी का सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों ने लेना है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आधे पैसे में सेल लगी हुई है, EMI की सुविधा के साथ आप ले सकते हैं, 1 साल 2 साल से 3 साल तक का। ऑप्शनल इस समय हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, 9,999 में आप कंप्लीट कर सकते हैं आपका ऑप्शनल मेरे साथ, नवीन सर के साथ। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मात्र 19,999 रुपए में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। और आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करो भाई। कितने बच्चे हैं जिनको आंसर राइटिंग में इशू आ रहा है, पर वो किसी से बोलते भी नहीं और ना लिखते हैं, और फिर बाद में यही प्रॉब्लम होती है। आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितना गुड़ डालते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग का, उतना नंबर आएगा और उतना आप टॉप में दिखोगे लिस्ट में। सिर्फ 3,299 में 3 महीने के लिए आपको ये कोर्स मिल रहा है। और बता दूं 16 तारीख से शुरू होने वाला है, मंडे से, ठीक है। शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।